नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सरबली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए इसको जितना हो सकता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और हमारी डेली की अपडेट्स पाने के लिए इसको बेल बटन इसका ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे इस टाइम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी। तो इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास और हिंदी की भाषिक इकाइयाँ कर ली हैं। हिंदी भाषा का विकास हमने लास्ट वीक किया था, तो उसमें हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अब हम जो है लास्ट वीक हमने किया है हिंदी का भाषिक विकास। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हमने जो जो किया उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि इनसे रिलेटेड हम जो है वो करेंगे, क्वेश्चन आंसर आज सॉल्व देखेंगे, उनके ऊपर नज़र डालेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है। तो किसी भाषा की मूलभूत इकाई क्या होती है? स्वर ध्वनियाँ, व्यंजन ध्वनियाँ, स्वनिम या संयुक्त व्यंजन ध्वनियाँ। तो इसका आंसर आएगा सी, स्वनिम। स्वनिम जो है सबसे मूलभूत इकाई होती है। निम्न हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की कौन सी विशेषता सही नहीं है? स्वन या ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। स्वनिम व्यवस्था खंड व खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है। स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं। खंडेतर ध्वनियों को ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं। थर्ड है, स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। ये कथन किसने कहा है? डेनियर जॉन्स ने, डॉक्टर भोलानाथ, ब्रगार तथा ट्रेगर या फिर डॉक्टर तिलक। तो इसका आंसर आएगा ए, डेनियर जॉन्स ने। ठीक है, डॉनियर जॉन्स ने कहा था स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। खंड ध्वनियाँ हैं। अब इनमें से खंड ध्वनियाँ कौन सी हैं? हल ध्वनि, अनुस्वार, स्वर तथा व्यंजन या फिर द्वितीय व्यंजन। तो फोर्थ का आंसर है बी, स्वर तथा व्यंजन खंड ध्वनियाँ हैं। किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? किसके आधार पर स्वर ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? बलाघात के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अनुनासिकता के या फिर सुर के आधार पर। तो फिफ्थ का आंसर आएगा बी, मात्रा के आधार पर, क्योंकि अ, आ, ई, ऊ, ए स्वर मात्राओं के आधार पर ही हम स्वर को लंबा या ह्रस्व करते हैं। अब 6 क्वेश्चन है, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? तो ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या फिर निम्न किया जा सकता है? मात्रा के आधार पर, बलाघात के, सुर या अनुनासिकता। तो इसका आंसर है सी, सुर के आधार पर ध्वनि को जो है वो निम्न या उच्च किया जा सकता है। अभिप्सित अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अभिप्सित अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कब? यदि किसी ध्वनि के उच्चारण में बलाघात ना हो, यदि सुर उच्च हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता हो, यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो। ठीक है, तो 7th का आंसर क्या है? डी, यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य स्वर का उदाहरण है। मध्य स्वर का उदाहरण क्या है? ई, ए, अ या आ। तो 8th का आंसर आएगा फ्रेंड सी, अ। ठीक है, अब क्वेश्चन 9, ऊ, ओ उदाहरण है पश्चित स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर या फिर व्यंजन। तो 9th का आंसर है ए, पश्चित स्वर। ठीक है, 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर है? ई, ए, ओ, ए, ओ। तो इसका आंसर आएगा 10th का डी, ए, ओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम कर रहे हैं 11th क्वेश्चन, निम्न में से किन स्वरों के उच्चारण में होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते? तो ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप अभी करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। अ, आ, ई, ए ये सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, ये सभी, क्योंकि इन सभी के उच्चारण में जो हमारे होंठ हैं वो गोल नहीं हुए। वो गोल कब होते हैं? जब हम ऊ, ओ कहते हैं तो। ठीक है, 11 का आंसर है डी। अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर। स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर अल्पप्राण व महाप्राण होते हैं, घोष व अघोष होते हैं, वर्तुल या अर्धवर्तुल होते हैं, संवृत या विवृत होते हैं। तो 12 का आंसर है बी, घोष व अघोष होते हैं।
अब दंत्योष्ठे वर्ण है, दंत्योष्ठे वर्ण कौन सा है? य, र, ल या फिर व। तो डी का आंसर है व जो है वो दंत्योष्ठे ध्वर है, क्योंकि ये हमारा जो होंठ है वो ऊपर वाले दंत को छू रहा है, वो। ठीक है फ्रेंड्स। 14 जो स्वर दोनों होंठों को स्पर्श करते हैं वे कहलाते हैं। अब जो स्वर दोनों ही होंठों को स्पर्श करें वो कौन से स्वर होते हैं? दंत्योष्ठ, ओष्ठ, द्वयोष्ठ या फिर कंठोष्ठ। तो इसका आंसर क्या है? द्वयोष्ठ, क्योंकि दोनों ही होंठों को टच कर रहे हैं। जो स्वर दोनों होंठों को स्पर्श करें वो होते हैं द्वयोष्ठ। अब 15 है हमारा ठ, ड और ण व्यंजन हैं। ट वर्ग के काकल्य व्यंजन, प वर्ग के तालव्य व्यंजन, व वर्ग के कंठ्य व्यंजन या फिर ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन। तो 15 का आंसर क्या आएगा? ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन। ट, ठ, ड, ढ, ण उसी में आते हैं ना। क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं। क वर्ग के सभी व्यंजन क्या होते हैं? वत्सर्य, तालव्य, कंठ्य या फिर मूर्धन्य। तो 16 का आंसर आएगा सी। क वर्ग के सभी व्यंजन कंठ्य होते हैं, जो कि कंठ से निकलते हैं। अब 17 निम्न में काकल्य व्यंजन कौन सा है? अब 17 का आंसर क्या होएगा? निम्न में काकल्य व्यंजन कौन सा है? य, श, ह या ट। तो 17 का आंसर है सी, ह। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन। च वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करती हुई घर्षण के साथ बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों किनारों से बाहर निकलती है। तो इसका आंसर क्या है? इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है। 18th का आंसर है बी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। तो वो है यह व्यंजन प्रकंपित वर्ण है। इनमें से कौन सा व्यंजन प्रकंपित वर्ण है? ल, र, श, ण। तो 19th का आंसर है बी, र। अब 20th क्वेश्चन पे आते हैं। ल पार्श्विक व्यंजन है क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में जिह्वा आलोड़न क्रिया करती है। इसके उच्चारण में वायु गर्म होकर बाहर निकल जाती है। इसके उच्चारण में वायु स्फोटन करती है। तो इसका क्या आंसर आएगा? ए। 20th का आंसर है ए। इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब 21 निम्नलिखित में उपक्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढ या फिर न, न्यू। 21 का आंसर है सी, ड, ढ। 22 क्वेश्चन है। नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन कहा जाता है किसे कहा जाता है? अनुनासिक वर्णों को, पंचमाक्षरों को, स्पर्शी व्यंजनों को, संघर्षी व्यंजनों को। तो 22 का आंसर है बी, पंचमाक्षरों को। ठीक है। अब 23rd क्वेश्चन। किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं। किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, घोष या अघोष। तो इसका आंसर है ए, अल्पप्राण। किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन कहलाते हैं अल्पप्राण। ठीक है। 23 का आंसर है ए, अल्पप्राण। अब 24th क्वेश्चन। महाप्राण व्यंजन हैं। महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? वर्ग के प्रथम व तृतीय व्यंजन। वर्ग के प्रथम व तृतीय व्यंजन। ठीक है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन। वर्ग के प्रथम व द्वितीय व्यंजन। वर्ग के तृतीय व पंचम व्यंजन। 24 का आंसर है बी, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में घोष वर्ग है। अब निम्नलिखित में घोष वर्ग कौन सा है? ड, द, ब, य, र, व, ह, क, ख, त, थ, द, घ, श, श, स, ट, ठ, च या फिर सी, ह, प, फ, ब, भ, य, र।
तो 25th का आंसर है ए। ड, द, ब, य, र, व, ह ये सारे घोष वर्ग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चंस कर लिए हमने। अब हम आ रहे हैं 26 पे। निम्न में कौन सा तथ्य असत्य है? अब इनमें से कौन सा तथ्य है जो असत्य है? हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 है। प्रत्याभरण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है। तद्भव उपसर्गों का विकास संस्कृत अव्ययों से हुआ है। बिल्कुल शब्द में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा कथन जो है वो झूठ है, असत्य है। तो 26 का आंसर है डी। बिल्कुल शब्द में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये गलत है। अब हम बात करें 27 की। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अव उपसर्ग वाले सभी शब्द हैं कौन से हैं? अविगत, अवतल, अव्यक्त। या फिर बी अपसमार, अवहरण, अविकल। सी अवरण, अविराम, अवनव। डी अवस्था, अवतल, अवनति। ठीक है, तो स्पष्ट है कि 27 का आंसर है डी। इसमें जो है अब वाले उपसर्ग अब उपसर्ग वाले जो सभी हैं वो डी के अंतर्गत आते हैं। 27 का आंसर है डी। 28 अनमोल 19 औसर शब्दों में उपसर्गिक भेद है। ठीक है, तो वो क्या भेद है? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, अरबी उपसर्ग या फिर फारसी उपसर्ग। तो 28 का आंसर क्या आएगा? बी तद्भव उपसर्ग। क्या है? तद्भव उपसर्ग। ठीक है, अब 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। नामुमकिन खुशबू बनाम शब्दों में कौन से विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ए, बी, सी, डी। कौन से? अरबी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग, तुर्की के उपसर्ग या फिर पुर्तगाल के उपसर्ग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होएगा? तो 29 का आंसर है फ्रेंड्स हमारा बी। ठीक है, 29 का आंसर क्या है? बी फारसी के उपसर्ग। उन्होंने बोला था नामुमकिन खुशबू बनाम शब्दों में कौन से विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है बी फारसी के उपसर्ग। अब 30 निम्न शब्दों में से किन में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए सुनहरा क्लूटा, बोझा घेरा, मंझला झरना, सुहावना पालना। ठीक है, तो इनमें किसमें जो है वो आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? 30th का आंसर है बी बोझा घेरा। ठीक है फ्रेंड्स, 30th का आंसर है बी। अब हम बात कर रहे हैं 31 की। गाड़ी, घाटी, चोरी शब्दों में किस प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं? कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय या फिर ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। 31 का आंसर है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, डी इसका आंसर है। 32 समास का कार्य है शब्दों का संक्षेपण करना, शब्दों का पल्लवन करना, शब्दों के वर्गों में मेल करना, उपसर्गों व प्रत्ययों को अलग करना। तो इसका क्या है? 32 का आंसर ए शब्दों का संक्षेपण करना, उसको संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण। अब 33 है, निम्न में से किस समास का केवल प्रथम पद प्रधान होता है? 33 क्वेश्चन है, निम्न में से किस समास का केवल प्रथम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो 33 का आंसर आएगा डी अव्ययी भाव समास। ठीक है, 34 है हमारे पास, निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा हुआ है? निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा हुआ है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो इनमें से कौन सा समास है जो कारक से जुड़ा हुआ है? 34 का आंसर है सी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आना कर्म, करण, कारक। ठीक है, अच्छा अब 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन में है, निम्न में करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। करण तत्पुरुष के उदाहरण कौन से हैं? माखन चोर, मुंह तोड़ या फिर स्वर्ग प्राप्त, सूरकृत, रस भरी, ईश्वर प्रदत्त, पथभ्रष्ट, शरणागत, गंगाजल या फिर डी देश सुधार, दंद्रोदय, पुरुष
सिंह। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, 35 का क्या राइट है, इसका है 35 का बी, सूरकृत, ठीक है, रसभरी, ईश्वर प्रदत्त, ठीक है। अब 36 है, जलज अंडज में कौन सा समास है, जलज अंडज में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। 36 का आंसर है डी, बहुव्रीहि, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमने पीछे लास्ट वीक टॉपिक किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आप भी इसको अच्छे से देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बड़े कॉमन होते हैं और आ सकते हैं हमारे पेपर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe. Thank you so much friends.